जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पर एक नई फैकल्टी से आप लोग रूबरू होंगे जल्द ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि इसी क्लास में आपको मिलवाने वाला हूं मैं नई जीएस फैकल्टी से, जिनका नाम है राघव सर। दोस्तों, राघव सर आज से आप लोगों के मध्य क्लास लेके आने वाले हैं और जो भी उनकी आज पहली क्लास होगी, उन्होंने बेसिक टू हाई लेवल का बिल्कुल अच्छा सा कॉम्बिनेशन बैठा के जो आज पहली क्लास उनकी होगी, वो पहली क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की। दोस्तों, आज उनका पहला तरीका होगा, पहला आप लोगों से रूबरू होने का माध्यम होगा इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग प्लीज उनका कॉपरेट करिए और समझिए कि किस तरीके से उन्होंने भूगोल को जारी किया है और भूगोल में किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मैं वादा देता हूं कि जो कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है वो किसी भी चैनल पे अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलिए बहुत ही बेहद अच्छा, बेहद ही सरल माध्यम से, सरल भाषा से आपको भूगोल समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा इसी चैनल पर जो अभी तक क्लासेस आपकी चल रही थी, वो क्लासेस थी लूसेंट के माध्यम से आप लोग जीएस सीख रहे थे, वो मैम आपको सिखा रही थी। तो दोस्तों, मैम के ही विचारों ने, मैम ने ही सोचा है कि इसी चैनल के माध्यम से जो बच्चे इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि वहां पे तो केवल उनको जीएस लूसेंट के माध्यम से आपको जीएस ही मिल रही है, तो उनका सोचना है कि इसी चैनल पर अब सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो सारा कंटेंट का मतलब क्या है? जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पीसीएस की तैयारी तो कर ही रहे थे, यहीं पर वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एमपी पीसीएस के साथ ही एमपी एसआई हो गया और एमपी कांस्टेबल। जो भी बच्चे इन प्रतियोगिताओं में अगर भाग लेना चाहते हैं, इन एग्जामों में भाग लेना चाहते हैं, तो वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल के साथ बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जो ये चैनल देने वाला है, जैसा कंटेंट देने वाला है, शायद ही किसी भी चैनल पे आप लोगों को ये कंटेंट मिले। तो दोस्तों, आज हम लोग, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि देखिए, टाइम टेबल का जल्दी से जल्दी आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि टाइम टेबल क्या रहेगा और कैसे क्लासेस आपके बीच प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और मैं इतना तो बताना चाहता हूं, डेली बेसिस पर क्लास स्टार्ट होने वाली ही। डेली बेसिस पर सबसे पहले मैम की क्लास होगी, उसके बाद जीएस की क्लास होगी और जीएस की क्लास के बाद आपका मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स के बाद हिंदी की क्लास होगी और जल्द से जल्द रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए साथ में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बैक टू बैक क्लासेस होंगी, एक एक घंटे के बीच में आपको क्लासेस होंगी। जिसको एमपी एसआई व एमपी पुलिस यानी एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो फटाफट क्या कमर कस लो और बिल्कुल मान के चलो कि यार आज से हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें हम बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मिलेंगे राघव सर से और राघव सर आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से भूगोल के बारे में, किस तरीके से भूगोल, अन्यथा मैं ये बताना चाहता हूं कि भूगोल ही नहीं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ाएंगे और जो सिलेबस वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें आपको बताएंगे और वहां पे ये भी बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता पा सके। तो ठीक है दोस्तों, स्वागत करते हैं राघव सर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता आपका लक्ष्य ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अंबु सर ने आपको हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लक्ष्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको जीएस पढ़ाएंगे। जीएस में आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी अन्य टॉपिक होंगे सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लक्ष्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट की है। मैम की पहल है कि इस चैनल पे अब एमपीपीएससी प्री मेंस और एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल वार्डन और अदर भी स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये चैनल होने वाला है। दोस्तों, आज से मैं आपको जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएस में, वो स्टार्ट करूँगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप ये विश्वास मान लीजिए कि आज हमारा और आपका पहला क्लास है जिसमें आप हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे, क्योंकि हम इस तरह आपसे समझेंगे
कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने होंगे, फिर मैं जानूंगा कि आपने अच्छे से तैयारी की कि नहीं की। एक बात का आप विश्वास मान लीजिए, अगर आप हमारे बताए हुए निर्देश पे चलेंगे तो गारंटीड आप सफल होंगे, क्योंकि मैं जीएस आपको लिखाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, केवल और केवल एक एक पन्ने पे पूरे पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। ये मान लीजिए मैं आपको उस तरह जीएस पढ़ाने वाला हूं कि ना कि कोई स्पेशली एग्जाम में वो आपके बेनिफिट होगा, बल्कि वो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं बस वो जीएस के टॉपिक आपको अच्छे से पता होने चाहिए। दोस्तों जानता हूं कि आप लोग अभी तक लूसेंट पढ़ रहे थे, वनडे एग्जाम बहुत बेटर थे, सब कुछ अच्छा था, बट मैं थोड़ा सा डीप में भी लेके जाऊंगा और जीरो से हीरो बहुत लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी प्रश्न देखेंगे बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे, रटेंगे नहीं, सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम राघव गुप्ता या राघव सर आप कह सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो जियोग्राफी में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी होती है, सामान्य भूगोल, या एक तरह से कह सकते हो ब्रह्मांड के बारे में जो आता है, ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी की गतियां, ये सारी सामान्य ज्योग्राफी में आ जाती हैं। उसके बाद भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सामान्य भूगोल भी पढ़ेंगे और भारत का भूगोल भी कवर करेंगे। तो आज जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगी वो होगी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पहले तो ये पता करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक आज बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपको नोट्स बनाने हैं और एक बेहतरीन तैयारी करनी है। तो दोस्तों लग जाइए कॉपी पेन लेकर अपने मिशन की ओर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ा ही हुआ है और मैंने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी का मैप ड्रा किया हुआ है, क्योंकि इससे हमें यह हेल्प मिलेगी, जो भी मुझे बताना होगा यहाँ पे बड़े आसानी से मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करने वाला हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी पहले मैं एक डिटेल में समझूं कि इंडियन ज्योग्राफी हम पहले पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मैं पहले पढ़ने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि पता है आपको, हम जिस देश में रहते हैं, एग्जामिनर भी उसी देश में है, उसके मन में सबसे पहले ख्याल आता है अपने देश के बारे में जानने की। जितना ज्यादा पहले हम अपने देश के बारे में परिचित हो जाएंगे शब्दों को, उतना जल्दी हम विदेशों के शब्दों से परिचित नहीं हो सकते। इसलिए पहले हम वर्डिंग जो सीखेंगे अपने इंडियन से सीखेंगे। ठीक है, और जो प्रश्नों की अधिकता है विगत वो प्रश्न देखते हुए परीक्षाओं के, तो भारतीय भूगोल से ज्यादा प्रश्न कवर किए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रंटियर। फ्रंटियर्स मतलब सामान्य जानकारी। तो इसमें हम लोग जो सामान्य जानकारी में कवर करेंगे वो कवर करेंगे भारत का स्थिति, विस्तार और जितनी भी सामान्य जानकारी, जैसे क्षेत्रफल हो गया, पूरब से पश्चिम लंबाई हो गई, उत्तर से दक्षिण हो गई। ठीक है, और कितने तट हैं और तटीय राज्य कितने हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। तो सामान्य जानकारी में हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। अभी आज यही हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृति प्रदेश जिसको बोलते हैं फिजियोग्राफी रीजन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन, पर्वत, फिर जो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू, जो पठार हो गए, फिर तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे मतलब कोस्टल रेंज, तटीय क्षेत्र। जो तीसरा, तो ये जो भू आकृतिक प्रदेश एक तरह से कह सकते हो भौगोलिक जितनी चीजें होंगी या प्राकृतिक जितनी चीजें होंगी वो सब इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा ड्रेनेज
सिस्टम, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब हो गया जो नदियों के बारे में, जितना जो नदियों का बहाव, उनका कौन सी नदी किनारे कौन सा तट है, नदी का उद्गम, नदी का मुहाना, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अपवाह तंत्र में 4 प्रकार के सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें 2 पार्ट हमें देखने में मिलेंगे। एक पार्ट हमें देखने में मिलेगा हिमालय की नदियां, और एक मिलेंगी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार एक तरह से कह सकते हो पेनिनसुला रिवर। हिमालय की नदियां कहने मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होंगी, और प्रायद्वीपीय जो दक्षिण भारत की नदियां होंगी, दोनों आप कह सकते हो आसानी से। तो हिमालय की नदियां में 3 चीजें आप पढ़ोगे, 3 तंत्र होंगे इंपॉर्टेंट। एक होगा सिंधु, दूसरा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तो हो गए हिमालय से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की जितनी नदियां होंगी, दक्षिण भारत की नदियां, आप इनका नाम दूसरा कह सकते हो। फिर उसके बाद जब नदियां आप कंप्लीट कर लोगे तो नदियों से निकल के जो अदर टॉपिक इससे बनते, वो बनते जैसे झील हो गए, मतलब लेक, जलप्रपात हो गए, मतलब वाटरफॉल। अब यहीं पे हो गए नदियों किनारे स्थित नगर, जैसे कानपुर किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है, तो उज्जैन किस नदी किनारे है। ये सब नदियों, जब नदी का कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा पढ़ेंगे, आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। ये मान लीजिए अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जीएस का, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी होनी है, आपका बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो झील, जलप्रपात, नगर, यहीं पे सब हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब हो गया कि जैसे भाखड़ा नागल बांध है, क्योंकि सबको पता है नदियों की सहायता से वहां पर बांध बनाए जा सकते हैं, मतलब डैम, बिजली उत्पादित की जा सकती है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जब नदियां हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक, वो हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रंटियर हो गया, भू आकृतिक प्रदेश जिसको फिजियोग्राफी रीजन बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र हो गया। इसके बाद जो हमें पढ़ना है यहां पे, तो यहां पे हम लोगों को कवर करना है अगला क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जो भारत की जलवायु होगी। जब हम लोग अच्छे से जलवायु के बारे में जान जाएंगे, जलवायु के बारे में अच्छे से पता चल जाएंगे, तो वहां पे हमें एक क्लू मिल जाएगा कि वहां की मिट्टी कैसी है। तो इस टॉपिक के बाद यहां पे अगला टॉपिक मैं इधर लिखे दे रहा हूं, सॉइल। कहने मतलब है भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सॉइल के बाद जो हम लोग अगला पढ़ेंगे, जब मिट्टी पता चल गई, जलवायु पता चल गई, तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। क्लियर हो गई बात? बहुत ही मजा आने वाला है जब कृषि हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट में। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम लोग जल परिवहन, एक पढ़ेंगे स्थल परिवहन या थल परिवहन, और एक पढ़ेंगे वो हम लोग वायु परिवहन, जिसमें स्थल में आप 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रेल परिवहन, एक मिलेगा आपको सड़क परिवहन। क्लियर हो गई बात? ये आसानी से आप समझिएगा। ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद जो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना। जो हम लोग जनगणना पढ़ेंगे, वो बिल्कुल यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि इंडिया की जनगणना तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की भी जनगणना अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक, जो भौगोलिक क्षेत्र में आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा ट्राइब्स इन इंडिया। ट्राइब्स इन इंडिया, जनजातियां। और जब हम लोग जनजातियां कवर कर रहेंगे भारत की, तो वहीं पर एमपी की जनजातियां, वो आपको निधि मैम द्वारा पढ़ने में मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इस प्रकार बच्चों आसानी से बड़े अच्छे तरीके से इस सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे और भारत को हम लोग भूगोल अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा।
तो सबसे पहला पन्ना जब आप लिखोगे तो वहां पर लिखोगे सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा आप पढ़ेंगे क्या और छोड़ेंगे क्या, क्योंकि पढ़ने वाले सब है, छोड़ने वाले कोई नहीं है। जब तक आप छोड़ना नहीं सीखे तब तक आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप स्मार्ट वर्क करिए, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आप एमपीपीएससी असली तैयारी कर रहे तो आप परेशान होना बिल्कुल छोड़ दो। आपको जीएस में बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड बनाने की जिम्मेदारी अब लक्ष्य ऑफिशियल टीम की है, ठीक है। चलिए, इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा फ्रंटियर्स, मतलब सामान्य जानकारी। हम लोग एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करेंगे, जिससे मैं आसानी से समझ में भी सारी चीजें आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको मैं रब करे दे रहा हूं अच्छे से। चलिए, आज देखते हैं हम लोग सामान्य जानकारी भारत की पूरी की पूरी। आप लोग इसको सिलेबस को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग तैयारी चीज की किसकी कर रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य जानकारी पता है। सामान्य जानकारी में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं भारत। तो भारत के सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं हम लोग, जो भौगोलिक क्षेत्र में आता। तो नाम में अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था, आर्यावर्त। प्राचीन नाम क्या था, आर्यावर्त। क्लियर हो गई बात। दूसरा, अगर पेपर में आए कि इसको भारत नाम कैसे पड़ा, तो राजा दुष्यंत के पुत्र थे जिनका नाम था भरत। तो राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर क्या नाम पड़ गया इसका, भारत। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे बात करें कि इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा जो ईरानी लोग थे, ईरान के निवासी थे, ईरान के निवासी। और मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के साथ उस समय पाकिस्तान भी इसी में हुआ करता था। तो पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर या मुख्य नदी कह सकते हो कौन सी है, सिंधु नदी। और लोग ईरान के निवासी थे, वो सा की जगह क्या पढ़ते थे, हा। सा की जगह क्या पढ़ते थे, हा। तो सा की जगह वो लोग क्या पढ़ते थे, हा। तो उसकी वजह से सिंधु की जगह इन्होंने क्या कहते थे, हिंदू। हिंदू जब कहते तो ये क्या हो गया, हिंदुस्तान। सिंधु नदी से निकल के आया क्या, हिंदुस्तान। क्लियर हो रही बात। सा ये कहां से निकला, ये नाम था सिंधु नदी का, और ये लोग सिंधु की जगह कहते थे हिंदू, उसकी वजह से ये नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे एक बात करते जो इसका एक अन्य नाम और है, वो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसका नाम है जम्बू द्वीप। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसका नाम क्या है, जम्बू द्वीप, भारत का। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत को इंग्लिश में हम लोग क्या नाम बोलते हैं, इंडिया। इंडिया। अब इंडिया शब्द कहां से आया, तो याद रखिएगा एक ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था इंडोस। इंडोस से निकल के क्या आ गया, इंडिया। तो ये तो हो गया नाम, जो बिल्कुल एक सामान्य जानकारी हमें दे रहे, तो हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। अगर आप बस पढ़ना चाहते हो नोट्स बनाते रहना, ठीक है। मजा तो आपको बहुत आने वाला है, ये मान लीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सामान्य जानकारी में अभी आगे बात करते हैं। तो नामकरण हो गए कि भारत का क्या क्या नाम था और कैसे क्या नाम किस आधार पे पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जम्बू द्वीप किस देश का नाम था, तो भारत का था। आसानी से आप बता भी ले जाओगे। अब अगर सामान्य जानकारी में हम लोग आगे बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है विश्व के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा
पृथ्वी का मैप तो आप देखे ही होंगे, ठीक है, पृथ्वी का मैप तो आप देखे ही होंगे, ठीक, अच्छी बात है, देखे होंगे। तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वी को 20 से एक रेखा काटती है, ठीक। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य। भूमध्य का मतलब, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब 20 से गुजरने वाली। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। भूमध्य रेखा का ही अन्य नाम एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्लियर हो गई बात? विषुवत रेखा। अगर हम लोग इंग्लिश में बात कर लें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। बच्चा भारत की स्थिति पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश, देशांतर और महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक। तो अभी समझ लो क्योंकि पूरी ज्योग्राफी में काम आने वाला है। तो आप ये मत कहना कि सर पढ़ा रहे थे भारत की स्थितियां, चाहता तो मैं लिख भी दूं भारत की स्थिति ये है, यहाँ पे स्थित है, ये इधर से स्थित है, समझ में कुछ नहीं आने वाला। अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आगे आपका भविष्य में पूरा काम आने वाला, ठीक है। अब ये बात समझो, बहुत ध्यान से समझते चलना। तो इस प्रकार ये भूमध्य रेखा हो गई। पृथ्वी पे एक प्रकार का क्या है? गोला। जब हमने पृथ्वी को एक रेखा से काट दिया 2 बराबर भागों में तो गोला क्या हो गया? आधा आधा। तो ऊपर वाले गोले को नाम क्या दे दिया गया? उसको नाम दे दिया गया उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले गोले को क्या नाम दे दिया गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो उम्मीद करते आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक। आगे समझते बच्चा, बहुत प्यार से समझेंगे। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, जो पृथ्वी के ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे, जो लास्ट पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। कहने का मतलब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार जब दक्षिण की ओर जाओगे सबसे लास्ट मिलेगा, उसका क्या नाम बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पे और समझते, बढ़िया से समझते चलो, एक एक चीज क्लियर होने वाली है बच्चा। फिर जब हम ये रेखा खींचे तो ग्लोब पे 2 प्रकार की रेखाओं का नाम क्या क्या है? एक अक्षांश और एक देशांतर, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो इस प्रकार की रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाएंगी, एक तरह से कह सकते हो लेटी हुई रेखा, एक तरह से कह सकते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या उत्तरी और ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं इनको, इन रेखाओं को नाम क्या देते हैं हम लोग? अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। क्लियर हो गई बात? अब बात सुनो बहुत ध्यान से। अब कुछ रेखाएं जो होती हैं ये ऐसे ऐसे, कहने का मतलब है लंबवत या खड़ी खड़ी रेखाएं, इनको हम लोग नाम देते हैं क्या? देशांतर, लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रही ना बात? ग्लोब में आप देखे होंगे ऐसे ऐसे जो लंबी लंबी रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर, और जो ऐसे ऐसे होती विषुवत रेखा के समांतर चली जाती वो क्या होती? अक्षांश, ठीक। अब यहीं पे बात समझो बच्चा बहुत ध्यान से। जो अक्षांश रेखाएं, ठीक, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। इसको हम रब करे दे रहे हैं, इसको केवल हम समझाने के लिए बनाए थे। अब मैं इसी प्रकार बताऊं, आप ग्लोब में देखे ही होंगे, इसके नीचे भी ऐसे रेखा है, इस प्रकार 2 रेखाएं ये हमने खींच ली। और ये वाली रेखा जो अक्षांश है, ये जब बीच से काट देती भूमध्य तो इसको नाम दिया जाता है क्या? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ये हो गई। इसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। जब हम लोग नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे तो यहां संख्या कितनी मिलेगी? 90। इसी प्रकार हम लोग इस रेखा के नीचे भी जाएंगे तो संख्या यहां पर कितनी मिल जाएगी? 90। 90 + 90 अक्षांश टोटल कितने हो गए?
180। पेपर में प्रश्न आ जाए अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180 होती है। लेकिन कभी कभी भी कुछ बच्चे कहेंगे सर कहीं कहीं 181। बच्चा जब 0 डिग्री मिला लोगे तब हो जाएंगे 181 वरना 180। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा अच्छा से वीडियो, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कर देना। कहता हूं आप जीएस में आपको डर बिल्कुल नहीं लगने वाला है, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद बहुत ध्यान समझिए, आप कहोगे सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये नीचे की ओर है कि ये ऊपर की ओर है, तो याद रखिएगा जितनी ऊपर की ओर रेखाएं हैं मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो इनको हम लोग नाम देंगे उत्तरी या नॉर्थ, नीचे की ओर इनको हम लोग नाम देंगे दक्षिणी या साउथ। तो इसी प्रकार हमने ये 2 रेखाएं जो खींच दी है इसका नाम है क्या 23.5 डिग्री, इसका भी नाम क्या है 23.5 डिग्री, तो इसका भी नाम 23.5 डिग्री, इसका भी नाम 23.5 डिग्री। फर्क क्या है, जब ऊपर की ओर है तो क्या है नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे बात करें इसको कौन सी रेखा नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। गुड। अब यहीं पे मैं आपको बात बता दूं बहुत अच्छे से। अब यहां पे आपको क्या समझना है, भारत की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तो आपको कर्क और मकर समझ में आ गया। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अक्षांश में 3 प्रमुख रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। जब कभी विषुवत की बात आएगी तो 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश, जब कभी कर्क रेखा की बात आएगी तो 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। बता ले जाओगे अक्षांशी विस्तार। गुड। अब यहीं पे मैं बात करूं जरा सा देशांतर की, तो देशांतर भी इस प्रकार ये रेखा है खींची। तो कभी भी आप कोई बॉल देखे हो जिससे आप क्रिकेट मैच खेले हो, एक क्रिकेट वाली बॉल देखे हो, कभी आप बॉल को बीच से क्या करो काट दो, तो बॉल आप जब काट दोगे तो गोला का टाइप बॉल होती है, आधी आधा गोला हो गया। तो आपको पता है कि एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है 360, ठीक है 360 होता है, 180 इधर 180 इधर। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पे एक लाइन खींच दे ये पूरी की पूरी इधर होगी। अब बोर्ड में तो 3D साइड हम बना नहीं लेंगे, तो 180 इधर हो जाएंगे 180, तो ये एरिया हो जाएगा पूर्वी देशांतर और ये एरिया हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो जो भारत की स्थिति है बच्चा, मैप में कभी आप देखोगे तो ये है भारत की स्थिति। तो अगर बात की जाए कि विश्व के संदर्भ में, या एक तरह कह सकते हो जहां पर भूमध्य रेखा और ये ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को काटती हैं, भारत किस दिशा में स्थित है, तो भारत इसी दिशा में तो स्थित है। अब ये दिशा कैसे बताओगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मूलतः आप 4 प्रकार की राशियां पढ़ते हो, दिशा डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो 4 दिशा और बना लेते हो। ये वाली रेखा इन दोनों के बीच की दिशा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, ये वाली जो हो जाती है वो हो जाती है साउथ वेस्ट, और ये वाली जो हो जाती है ये हो जाती है साउथ ईस्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में उम्मीद करते आपको आई गया होगा। तो 8 दिशा बन जाती है जब पढ़ते हैं हम लोग। तो यहीं पर अब आप लोग बताओ, ये इधर का एरो लग रहा कौन सी दिशा, तो भारत विश्व के संदर्भ में कौन सी दिशा में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब। क्लियर है बात, नॉर्थ ईस्ट विश्व के संदर्भ में स्थित है। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि भारत विषुवत रेखा के संदर्भ में कौन सी दिशा में, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत भूमध्य रेखा के संदर्भ में कौन सी दिशा में है। तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, ये रेखा गुजर रही,
इस रेखा के संदर्भ में देखें तो भारत ऊपर की ओर स्थित, मतलब उत्तरी, तो उत्तर आंसर सही हो जाएगा। आप बिल्कुल खेलने लगोगे प्रश्नों को। देखो तो पीसीएस पूछता क्या, पीसीएस कुछ नहीं पूछता, पीसीएस आपके ज्ञान को चेक करता है कि आपने पढ़ाई कितने अच्छे से की। ये नहीं कि आपने रट्टू तोता मारा है पीसीएस निकाल लोगे या कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे, आप उसको समझे कितने अच्छे तरीके से हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहीं पे आपको बात बताता हूं आगे। तो भारत की स्थिति समझ में आ गई। उत्तर पूरब में भूमध्य रेखा के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत कहां पे स्थित है, वो स्थित है उत्तर दिशा में। ठीक, अब भारत कहां, भारत जो है कौन से महासागर से घिरा हुआ है, तो आप कभी भी मैप देखोगे तो भारत का जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप क्या होता है बता देता हूं वो भी मैं आपको। एक शब्द होता है द्वीप, एक शब्द होता है प्रायद्वीप। बच्चा आज हमको पढ़ाना है सामान्य जानकारी भारत की, लेकिन इतने ज्यादा टर्म मिल रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी में अगर हम टर्म नहीं समझे तो केवल रटते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा रटते रटते। तो द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूं। आपका ये कमरा है और कमरे के चारों ओर क्या भर दो, पानी, तो ये क्या बन जाता है, द्वीप। आपका ये कमरा है और कमरे के तीन ओर पानी भर दो तो ये क्या बन जाता है, प्रायद्वीप। समझ में आ गया होगा, वह स्थलखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो द्वीप कहलाता। द्वीप को इंग्लिश में बात करते हैं, इसको कहते हैं आइलैंड, इसको कहते हैं पेनिनसुला। और इसको कहते हैं आइलैंड। क्लियर हो गई बात। वह स्थलखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो द्वीप मतलब आइलैंड, वह स्थलखंड जो तीन ओर जल से घिरा हो उसको कहते हैं पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। अब बात करते हैं भारत क्या है, तो भारत एक प्रकार से भी आप बताओगे क्या, खुद ही बताओगे, इंतजार करो। अब बात फंस रही होगी कि ये ओशियन शब्द क्या है, तो ओशियन है महासागर। ओशियन के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, ना जानते हो भी मैं बता दे रहा हूं। ओशियन मतलब महासागर। अब बात आती है पृथ्वी पर कितने ओशियन हैं, तो पृथ्वी पर संख्या में देखें तो 5 है, लेकिन जो जिनका डाटा पर्याप्त है वो 4 हैं। कौन कौन से, तो मैं क्रम से लिखे दे रहा हूं। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे जो महासागर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अटलांटिक, इसका अटलांटिक का अटलांटिक ही नाम। तीसरे नंबर का महासागर इंडियन ओशियन जिसको हिंद महासागर बोलते हैं, और चौथे नंबर का आर्कटिक, और पांचवें नंबर का अंटार्कटिका, लेकिन उसका डाटा पर्याप्त है। ठीक, तो ये 4 महासागर आपको याद रखने अच्छे से। तो भारत के जो दक्षिण में कौन सा महासागर है, या भारत से कौन सा महासागर टच होता है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर को भी एक विशेषता है, हिंद महासागर के नाम पे किसी देश का नाम है तो वो क्या है, हिंदुस्तान। क्लियर है बात, आसानी समझ में आ रहा होगा। हिंद महासागर की 2 शाखाएं बट गई, एक शाखा बट गई इस साइड, एक शाखा बट गई इस साइड। जो इस साइड शाखा बटी, इस जब महासागर कोई टूटेगा तो टूटेगा सागर में, खाड़ी में। ठीक है, तो इस साइड की शाखा क्या कहलाई, तो मैं इधर का जरा सा ये दिशा थोड़ा सा रब कर दूं तो आसानी से और अच्छे समझ में आएगा। यहीं पे बच्चा आपको नोट्स बनाना है और आपको अब घबराहट छोड़ देना, गारंटी हमारी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे बिना बेझिझक के। इस शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और जो इधर की शाखा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है अरब सागर, और उधर का नाम है बंगाल की खाड़ी। क्लियर होगी बात। तो ये मान लीजिए भारत जो है कितनी तरफ से घिरा है पानी से, दक्षिण से घिरा हुआ है ओशियन से, इधर पश्चिम से अरब सी,
और इधर बे ऑफ बंगाल से। तो बच्चा अब बताओ भारत क्या है? भारत एक प्रकार का प्रायद्वीप है। अब भारत की आकृति कैसी है, शेप कैसी है, यहां पे प्रश्न आता है। तो आकृति मैं आपको बता दूं, कभी भी आप आकृति अगर नापते होंगे तो जब आप 9th 10th में या 7th में थे तो एक रखते थे चांदा, ठीक, जो चांदा रखते थे हमको कोण जैसे निकालना होता था 42 डिग्री कोण, तो उसमें आसानी से ऐसे रखते थे पटरी लगा के और देख लेते थे 42 डिग्री कहां पे बनना। तो जब कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसको हम पटरी तो सीधी लाइन खींच नहीं सकते, ठीक, तो उसको हम कोणों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये किस एंगल पे, ये किस एंगल पे। तो आकृति जो इसकी है वो क्या है? चतुष्कोणी। चतुष क्यों बोला गया? क्योंकि चार तरफ से 1 2 3 4 चतुष्कोणी हो गया। तो आकृति भी पता चल गया, भारत एक प्रकार का प्रायद्वीप भी है। तो उम्मीद करते अच्छे से आपको समझ में आया होगा इतना। अब बात करते बच्चा ओशियन, आप लिख लीजिएगा। ओशियन में मैं आपको थोड़ी चीजें और बता दूं। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर। कौन सा महासागर है जिसकी शेप एस आकार की है? शेप एस आकार की, तो अटलांटिक। कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर? इंडियन। और कौन सा है जो नॉर्थ पोल पे स्थित है? आर्कटिक। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इधर का रब करता हूं, फिर आगे बात करता हूं। स्थिति अच्छे से समझ में आई होगी। और यहां पे अभी आपने मैप में देखा कि भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका क्या नाम है? कर्क रेखा, ठीक। समझते हैं चलना, हम एक एक प्रश्न आपसे पूछेंगे भी, ये नहीं कि हम आपको पढ़ा दिए तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि सर ने बता दिया अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। इतनी बात समझ में आई। देखो एक एक प्रश्न निकालने के लिए हमें पूरा समझना पड़ता, ये नहीं कि पूरा टाइम लगेगा। उन प्रश्नों के भी प्रश्न बनते हैं और वही तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन। जीएस में आप जब रिलेट करना सीख गए, जीएस आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी। फिर आप जीएस से भागेंगे नहीं, जीएस के पीछे जाएंगे। आओ हम तुम्हें पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत में कितने स्टेट हैं। तो स्टेट सबको पता होना चाहिए कितने हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरीज। अब बात करते हैं 28 कैसे बचे। तो सबको पता है जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, वो जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित में बढ़ गया जिसकी वजह से 28 हो गए। पहले केंद्र शासित की संख्या थी 7, जिसमें आते क्या क्या थे? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और आपका हो गया क्या नाम है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर हटा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये राज्य दोनों परिवर्तित हो गए केंद्र शासित में। तो 7 2 कितने हो गए? 9। लेकिन फिर उसके बाद दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली दोनों फिर मिल गए। तो अब कितने बचे? एक कम हो गया तो बचे 8। तो इस प्रकार 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आपका काम क्या है? आप 1 रुपए का मैप खरीदेंगे, उस मैप पे आप उसकी जाके करा लेंगे फोटो स्टेट। तो जब आप फोटो स्टेट उसकी करा लेंगे तो ऊपर का एरिया क्या होगा? आपको मैपिंग वाला मिल जाएगा। 2 प्रकार के मैप होंगे, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। आपको फिजिकल मैप नहीं लेना, उस पर नदी, झील, पर्वत, पहाड़, सादा मैप होगा। लेकिन जो आप पॉलिटिकल लेंगे उसमें आपके ये अलग अलग राज्य कटे होंगे, ठीक। इस प्रकार वाला आपको मैप लेना है जिसमें आपको पूरे के पूरे 28 राज्य भरने अपने आप। अगर आपको ना आते हो तो आप लिखेंगे और फिर एक बार भरेंगे। काम क्या क्या आपका? राज्य पता करने, उनकी स्थिति पता करनी। दूसरा काम क्या है? उनकी कैपिटल तुरंत याद करनी। जब आप ये याद कर लेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर अगली वीडियो में आपको स्थितियां बताऊंगा, फिर उनसे प्रश्न निकालूंगा,
ठीक, तो इतनी बात, इतना काम आपको करना है पहला। अब मैं बता रहा था जब आप मैप की फोटो स्टेट करा लेंगे तो आधा तो पेज में आप मैप भर लेंगे, बचेगा नीचे वाला आधा एरिया, तो आधा वो बचेगा, पीछे का पन्ना मिल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चा आप क्या करें, 1 रुपए की फोटो कॉपी में आधा यूज किया और 1.5 पन्ना हमें कागज मिल गया, उसी में भरो, उसी में नाम डालो, तारीख डालो, चैप्टर टॉपिक नाम डालो। अभी 15-20 पन्नों में पूरी इंडियन ज्योग्राफी तुम्हारी। काहे लिख पढ़ रहे हो बच्चा, एक एक शब्दों में प्रश्न, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, चलो अब यहीं पे बात करते हैं 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत की स्थिति की, बात चल रही तो स्थिति है पहले देखते हैं। तो प्रायद्वीप है, एक प्रकार का चतुष्कोणी है और किधर किधर से घिरा है, सब कुछ मैंने बता दिया। स्थिति में बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक, तो समझिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, वो भी याद कराता मैं। अब अक्षांशीय विस्तार की अगर बात आ ही गई है तो देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार एक प्रकार से क्या होता, कुछ नहीं है। ये है कि आप कोई भी, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को आप यहां से दबाएं, यहां पे दबाएं, बिल्कुल अंतिम स्टेज हो गई, ये पैक हो गया, और 2 हाथ और इधर उधर से लगा दो बाएं दाएं से, ये पूरी तरह से बॉक्स में डिब्बे में पैक। उसी प्रकार भारत को एक प्रकार से डिब्बे में पैक करना है, एक इधर से रेखा, एक इधर से रेखा, एक इधर से और एक इधर से, बस पूरा डिब्बे में पैक। वही अक्षांशीय और वही है देशांतरी। और आपको पता चल गया अक्षांश रेखाएं केवल क्या होती हैं, जो उत्तर और दक्षिण खिंची होती हैं, और देशांतर क्या होती हैं, जो पूरब से पश्चिम खिंची होती हैं। क्लियर हो गई बात, हमेशा कभी भी गलती नहीं करनी है आपको। अब बात कर लेते हैं, जब हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते तो अंतिम बिंदु क्या है, तो भारत का ये जो अंतिम बिंदु है, अंतिम स्टेट यहां पर क्या है, तमिलनाडु, यहां पर है जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, और यह है आपका गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, पश्चिमी गुजरात। क्लियर हो गई बात, इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जब तमिलनाडु में बात करते हैं, यहां पे अंतिम देखते हैं, तो यहां से जब हम लोग देखते हैं बच्चा ये अंतिम बिंदु, तो इस अंतिम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, नॉर्थ। ऊपर जब जाएंगे तो यहां पर जो विस्तार मिलेगा वो मिलेगा, ये आप राज्य में राजधानी पढ़ लेना, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ मैंने क्यों लिखा अक्षांशीय विस्तार में, क्योंकि भारत उत्तर पूर्व में स्थित था। उत्तर दिशा ली गई अक्षांश की वजह से और पूरब दिशा ले गई किसकी वजह से, देशांतर की वजह से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, भारत था, ये पृथ्वी थी, और पृथ्वी पे भूमध्य रेखा थी, ये बीच से इधर रेखा काट रही थी, और ये कर्क रेखा जा रही थी, और यहां पे भारत ऐसे स्थित था, तो ये दिशा बनी उत्तर पूर्व। तो देशांतर के देते, देशांतर की तुलना में इधर वाला एरिया पूरब, इधर वाला एरिया पश्चिम, तो भारत पूरब में स्थित है, और अक्षांश को देखते हुए उत्तर में स्थित है। तो अक्षांश के समय हमेशा क्या लगाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ, और देशांतर में क्या लगाएंगे, पूरब पूरब। तो इस प्रकार भारत के संदर्भ में पश्चिम और दक्षिण का कोई सवाल ही नहीं। ठीक, दिशा भी याद रखते हैं। अभी मैं आपको साफ तरीके से प्रश्न करूंगा, परेशान मत हो। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये याद कैसे हुआ कह दो, सबसे बड़ी कंफ्यूजन। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने ये पृथ्वी पढ़ी, ये भूमध्य रेखा देखा, ये रेखा देखा, ये कर्क रेखा देखा, ये ऐसे देखा भारत, तो ये जो अंतिम बिंदु है बच्चा, जब ये 0 था तो 0 के ऊपर बढ़ते गए, तो भारत जब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे मिल गया हमें 8 डिग्री। तो 8 डिग्री ऊपर का जब अंतिम बिंदु हमने मिलाया तो ये मिल गया 37 डिग्री। तो इस प्रकार इधर वाला बॉक्स बंद हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा।
अब बहुत बच्चे कहते हैं 6 डिग्री कैसे आता, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, परेशान मत हो, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। ठीक, जब कभी भी आप पढ़ोगे तो भारत में इधर अंडमान बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार आपको देखने मिलेगा। तो अंडमान निकोबार जब आपको देखने मिलेगा, 4 पार्ट किसके हैं, ये 4 पार्ट है अंडमान के और 3 पार्ट आपको मिलेंगे निकोबार के। ठीक, ये 4 पार्ट हैं अंडमान के और ये 3 पार्ट हैं निकोबार के। अब ये छोटे छोटे जो गोले बने हैं ये एक प्रकार के द्वीप हैं, तभी आप बोलते हो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि ये द्वीपों का एक प्रकार से क्या बनना, ग्रुपिंग हो रही, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बच्चा बनना। 4 अंडमान के पार्ट, 3 निकोबार के पार्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो यहीं पे मैं बात बता दूं, जो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार में निकोबार का जो सबसे लास्ट वाला ये आपको दिख रहा, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। मैं स्पेशली आपको सब बताऊंगा, ये नॉर्थ है, मिडिल है, साउथ है, लिटिल है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी जहां हमें काम है वो केवल करते हैं। तो ये निकोबार का जो अंतिम पॉइंट है, इसका क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। क्लियर हो बात? ग्रेट निकोबार इसको है, ये जो है इससे क्या है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे है। तो जब ये थोड़ा सा नीचे है तो कहने का मतलब है, जब भारत ये स्थित था ऐसे, तो ये अंडमान का जो ग्रेट निकोबार था यहाँ पे कितना आ रहा था, 8 डिग्री। तो सिंपल सी बात, जब हम लोग ये इसकी तुलना में ये नीचे है, जीरोस बढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये पड़ जाएगा 6 डिग्री। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये बात आती है जब भारत का अक्षांश विस्तार पूछता है ये, अब यहां पर शब्द एक लग जाता है, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार। संपूर्ण मतलब उसमें अपना केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का भी अक्षांशीय विस्तार काउंट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? जब संपूर्ण लग जाएगा तो आपको आंसर यहां पे बदल जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि नीचे वाला यहां से क्या है, यहां से बच्चा 6 डिग्री 4 मिनट और नॉर्थ ही लगेगा, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब बात बताओ, ऊपर तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। ऊपर क्यों बदलेगा? ऊपर तो वही है ना, ऊपर कितना लगेगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार आपको अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल अच्छे से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें आज तक का आप कंफ्यूज और लेवल रटते हो चाहे जो हो, मेरे को नहीं पता। अब बात करते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की। केवल स्थितियों की बात चल रही तो स्थितियां ही हो रही हैं और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देशांतरी विस्तार, अब बहुत बच्चे इसको रटेंगे, लेकिन रटने की आवश्यकता क्या है यार, एक बार डिजिट याद कर लो, याद हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देशांतरी विस्तार में देखता हूं तो देशांतरी विस्तार सिंपल सी बात है, एक डिब्बा होगा जो इधर का बंद हो रहा होगा और एक डिब्बा होगा जो इधर का बंद हो रहा होगा, कहने मतलब इधर और इधर वाला बॉक्स। तो ये गुजरात वाला पॉइंट पड़ेगा, तो गुजरात का जो राज्य निकला है तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ पे मैप के द्वारा मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं। जब आप ये पढ़ते हो तो जब इधर पढ़ते हैं 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये पड़ता है 68 डिग्री। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर पड़ जाता है कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। दिशा कौन सी रहेगी, ईस्ट ईस्ट, क्योंकि हमने बताया भारत विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में स्थित है। जो उत्तर दिशा लग चुकी है किसके साथ, अक्षांशी के साथ, क्योंकि ये अक्षांश दिशा में आ रहा था, और देशांतर के पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसके साथ रहेगा पूर्व पूर्व। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया, ठीक। चलिए अब यहीं पे मैं आपको बात बता दूं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। जब अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार हम समझ गए तो हम लोग देख लेते हैं भारत के जो चारों छोरों पे स्थित राज्य हैं, उन राज्य में एक स्थित सबसे अंतिम बिंदु भी है, तो वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अंतिम बिंदु देख लेते हैं भारत के चारों छोरों के।
तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी और पूर्वी की, जो आसानी से हमें जल्दी से याद हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जो अरुणाचल प्रदेश में अंतिम बिंदु है उसका क्या नाम है? वालांगू। वालांगू। तो पेपर में प्रश्न आएगा भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वालांगू। कहां पर स्थित है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु बच्चा सरक्रिक। यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। अब यहीं पे प्रश्न आ जाए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल। इंद्रकौल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहीं पे प्रश्न आ जाए भारत का दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी तो बच्चा दो बनेंगे ना, कैसे? एक बनेगा तमिलनाडु में, एक बनेगा अंडमान में। अब फर्क कैसे? जब पूछा जाएगा भारत का तटीय राज्य का या स्थल जो अंतिम बिंदु होगा तो यहां से, और भारत का अंतिम बिंदु पूछेगा तो यहां से। जब स्थलीय बिंदु स्पेसिफिक वो डिफाइन करेगा कि तटीय अंतिम बिंदु, स्थलीय अंतिम बिंदु, तब आप ये वाला लगाओगे, तब ऐसे ये नहीं लगाओगे। जब आपसे पूछेगा भारत का दक्षिणी बिंदु तब आप ये लगाओगे। तो दक्षिणी बिंदु मैं बात बता दूं, ग्रेट निकोबार में जो स्थित है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। इसी को नाम क्या दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है पिगमिलियन। पिगमिलियन बिंदु। और इसी को नाम क्या देता है? उसी को नाम देते हैं हम लोग पार्सन। तो सारे नाम इसी के। और पेपर में एक बार प्रश्न आया कि इंदिरा बिंदु का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बता दोगे 6 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ। क्लियर हो गई बात? तो दक्षिणी बिंदु मैंने इधर के लिख दिए यहां पे। अब प्रश्न आ जाए आपका तटीय भूमि का अंतिम बिंदु बताओ। यहां पे स्थलीय बात कर लें तो जो तमिलनाडु में उस कौन सा अंतिम बिंदु है? वो है केप कैमोरिन। कहां पर स्थित है? स्थित है तमिलनाडु। और बाकी तो भारत का अंतिम बिंदु है इंदिरा पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा के चलो, मजा आ जाएगा। ठीक, तो अंतिम बिंदु स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं नोट डाउन तो आप करते चलो, बिल्कुल नोट्स बनाते चलो, मजा आ जाएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा कि बच्चों हमारी पहली क्लास आपको पसंद आई। आगे हम क्लास कंटिन्यू आपके साथ करें कि ना करें ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अगर पसंद आ रही हो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, बस यही उद्देश्य है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। केवल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और गारंटीड मैं बता रहा हूं एमपीपीएससी का आप कोई भी पीएससी देने चले जाओ निकलेगा। चाहे प्री हो मेंस तक का आप लिखोगे केवल दिमाग का यूज करके। स्थितियां पढ़ रहे हैं, जैसे आ गया भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करो तो स्थिति आप बता ले जाओगे, और यहां से वनडे एग्जाम तो क्लियर ही कर रहे हो। अरे एक सीक्वेंस मिलाओ। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं भारत की लंबाई एवं चौड़ाई। भारत की लंबाई एवं चौड़ाई। लंबाई क्या हो जाएगी? जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक होगी, यही तो लंबाई होगी बच्चा, लेंथ। तो लंबाई कितनी भारत की? 3214 किलोमीटर। या दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया कि नॉर्थ टू साउथ, कहने मतलब है उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी बताओ, तो 3214 किलोमीटर। यहीं पे प्रश्न आ जाए ईस्ट टू वेस्ट लंबाई बताओ या डिस्टेंस बताओ, मतलब पूरब से पश्चिम, तो आप बता सकते हो कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, मजा आ जाएगा। मैंने लंबाई चौड़ाई इसलिए लिख दी क्योंकि सबको पता होता है उत्तर से दक्षिण तक का दूरी कितनी है, 3214 भारत में, पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933। लेकिन पेपर में प्रश्न आता है भारत की लंबाई बताओ, तो बच्चा कंफ्यूज सोचता है लंबाई हमने पढ़ी नहीं ना। जो उत्तर से दक्षिण होती वही होती लेंथ, और जो ईस्ट टू वेस्ट होती वही होती ब्रेथ। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आएगा। अब बात करते हैं बच्चा आगे।
अच्छे से समझते चलो, एक एक प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आपको आने वाला है। यहीं पे बात करते हैं हम लोग भारत के क्षेत्रफल की। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितना है? संख्या में तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हो आप वर्ग किलोमीटर। अब यहीं पे क्षेत्रफल की बात आई है तो क्षेत्रफल ही देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल जो आता है वो कौन से नंबर पे आता है? वो आता है 7वें नंबर पे। भारत पता चल गया भारत का स्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पे। अब देख लेते हैं विश्व के देश कौन कौन से नंबर पे हैं। शुरू में कौन सा नंबर, पहले नंबर पे कौन सा देश? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे है रूस, फिर है कनाडा, फिर है अमेरिका यूएसए, और फिर है चाइना। चाइना के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और भी 7वें नंबर पे तो पता ही है क्या है? भारत। 6 जो देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया जो भारत के लार्जेस्ट हैं वो कितने हैं? 6। 7वें नंबर पे ऑलरेडी भारत आता है, और भारत के बाद वाला भी पूछा गया, इसीलिए वो भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल 10 कंट्री याद रखिएगा। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, और 10वें नंबर पे है कजाकिस्तान, और 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे है अल्जीरिया। आपको इतना पता चल गए जो अकॉर्डिंग टू एरिया है, जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। बिना डाउट आपको समझ में आ गया होगा। भारत का स्थान क्या वो भी आपको पता चल गया, 7वां नंबर पर। क्षेत्रफल भी पता चल गया। यहीं पे पूछ ले, जैसे पूरा विश्व मिलके जितने भी देश हैं सब मिलके 100% कोई चीज कवर कर रहे हैं, तो भारत उसमें परसेंटेज क्षेत्रफल में कितना कवर करेगा? 100% में भारत के पास 2.42 एरिया है। ये परसेंटेज में वैल्यू पूछेगा तो ये लगाना 2.42%। क्लियर हो गई बात? अब एक बात बच्चा मैं और बताऊं, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी, हम ये नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तुमको हम अलग तरीके से, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इंडियन टॉपिक चल रहा तो टॉपिक स्पेशल हमारा चलेगा ही। उसके साथ साथ इतनी चीजें, एक काम मैं दे चुका हूं, सारे स्टेट आपको मैप में फिलअप करने, उनकी राजधानियां पढ़नी। दूसरा काम आप सुन लीजिए हमारा क्या है। दूसरा काम ये है, जितने भी देश मिलते चले उनकी राजधानी हम लोग तुरंत लर्न करते हैं, और जो नहीं याद होती हैं उनको एक पेज लीजिए, उसमें आप नोट डाउन करते चलिए, या जो जो भी सीट आप बना रहे हैं वहीं पे साइड में लिखते चलिए, क्योंकि जो भी देश आप मिलेंगे तो आपको राजधानियां याद होती चलेंगी। अगर आप सोचेंगे कि हम एक साथ 206 देशों की राजधानियां याद कर लेंगे, इम्पॉसिबल। जो मिले याद कर लो। तो यहां पे देखें, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, जिसको ना तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कनाडा की ओटावा, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, चीन की बीजिंग, ब्राजील की ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भारत की नई दिल्ली, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ये राजधानी बदल गई, पहले इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करती थी। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, क्लियर हो गई बात? इतनी सारी आपको अच्छे से राजधानी भी याद होगी, केवल आप पढ़ते चलो भी, देखो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे देश बिल्कुल अच्छे से पता चल गए। अब यहीं पे बात कर ले भारत के राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, तो बस 4 राज्य याद कर लो। तो जिनमें पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला नंबर का राज्य कौन सा है? वह राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी। ये 4 राज्य हैं जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़े राज्य हैं।
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम लगाने को आपको आ जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। आसानी से आप बिल्कुल खेल खेल में बता दोगे बिना कोई दिक्कत हुए। क्लियर हो गई बात? तो ये भी आसानी से क्षेत्रफल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे बात करते हैं आगे, थोड़ा सा समझते चलो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ ले गए हमसे तो मान लीजिए पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, अब यहीं पे बात करते हैं भारत में जो कर्क रेखा है। टॉपिक आपका आंसर है, आपने देखा ही था ऑलरेडी कि ये भूमध्य रेखा थी और ये कर्क रेखा थी और जो भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही थी। क्लियर है बात? गुजर रही थी ना। तो अब यही प्रश्न आता, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो सारे राज्य। कैसे याद करेंगे हम लोग? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, गरम चीज बात में। क्लियर हो गई बात? अब इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हो भारत के कितने राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो राज्यों की संख्या है 8। तो कौन कौन से राज्य? इन सारे अक्षरों में वो राज्य छिपे हुए हैं। जी से हो गया गुजरात, ए काट दो। आर से हो गया राजस्थान, ए काट दो। एम से हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। 3 याद हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहीं पे बात कर लें सीएच। सीएच का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, ए भी आपको पता चल गया। आई यहां पे आप काट दो। जे का मतलब हो गया झारखंड और बीए का मतलब हो गया बंगाल, पश्चिम बंगाल। और टी का मतलब हो गया त्रिपुरा और एमई का मतलब हो गया मिजोरम। इस प्रकार देखो कितने राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत के कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा पास होती है, गुजरती है? तो कितने राज्य हैं? 8 राज्य। आसानी से याद भी हो गए। और ये राज्य, ये जो ट्रिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राज्य जो लगे हुए हैं सीक्वेंस में, ये लगे हुए हैं वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहीं पे मिलेगा झारखंड, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर हो बात? इन 8 राज्यों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, जिनमें से झारखंड राज्य जो, इसकी राजधानी का नाम है रांची। जब आप लोग राजधानी पढ़ोगे खुद ही पता चल जाएगा। पेपर में एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से या कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है? कर्क रेखा ऐसे गुजर रही, उसी पर स्थित है राजधानी। तो कौन सी है? वो है रांची। किसकी राजधानी? झारखंड की राजधानी। तो इस प्रकार बच्चों कर्क रेखा का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज आपको दिमाग में बसा लेनी है और बहुत अच्छे से इसको याद करना है। ठीक, इतनी बात उम्मीद करते आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई हो। अगर कहीं से भी डाउट आ रहा तो आप लोग बताओ। ठीक, अब मैं बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में, जो आप लोग अभी सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग अंडमान निकोबार के बारे में बताऊंगा, लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा, पूरा का पूरा अभी एक एक राज्यों के बारे में बताऊंगा। बहुत ही मजा आने
अभी तो पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं कौन कौन से, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और बता देना कि अब एक नए तरीके से आप पढ़ाई करिए जो आपको सभी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। और रही बात जो मेरे प्रश्नों की, तो कोई भी 2 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना कि आपको पहली वीडियो कैसी लगी जीएस की हमारे द्वारा पढ़ाई हुई, और आपको इंडियन ज्योग्राफी में मजा आया कि नहीं आया, कंटिन्यू रखा जाए कि कुछ दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।